बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया सैमुअल थॉमस कॉलरिज द्वारा लिखा गया एक वर्क है। सैमुअल थॉमस कॉलरिज एक इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक और फिलोसोफर थे। कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और ये इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर भी थे। ये दोनों लेक पोइट्स के मेंबर भी थे। कॉलरिज का बर्थ इंग्लैंड में हुआ एंड एट द एज ऑफ 61 उनकी डेथ भी इंग्लैंड में ही हुई। जो उनके बहुत इम्पॉर्टेंट दो वर्क्स हैं वो है फर्स्ट द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और सेकंड है कुबला खान। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के साथ कोलैबोरेशन में एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा जिसका नाम है लिरिकल बैलेंस। Full form of Biographia Literaria is Biographical Sketches of My Literary Life, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ। इसके 23 चैप्टर्स हैं एंड 2 वॉल्यूम्स हैं। यह लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। ये मेडिटेटिव नरेटिव है। इसमें चीज़ों को एक सिस्टम से नहीं दिखाया, जैसे हर बायोग्राफी में सबसे पहले चाइल्डहुड, देन अडल्ट एज एंड फाइनली ओल्ड एज को दिखाया जाता है, जो कि हर बायोग्राफी में होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एक अव्यवस्थित, एक हैफेज़ड तरीके से दिखाया गया वर्क है। कहीं से कुछ भी उठाकर पोइट ने रख दिया। ही जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। और ये वर्क लिखने से पहले वो ओपियम लेते थे, इसीलिए उनके जो काम है एक सीक्वेंस में नहीं है। जैसे जो भी थॉट्स उनके दिमाग में आते थे वो उसको एक्सप्रेस कर देते थे। उनको कुछ डिसीजेस थी जिसकी वजह से उनको ओपियम का सहारा लेना पड़ता था। इससे क्या होता है कि एक मेथोडिकल, एक मेथड नहीं होता, सब कुछ अनप्लान्ड तरीके से ही होता है। और इस काम को लिखने से पहले उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। और ये जो वर्क है इट इज़ ए मेथोडिकल मिसलेनी, मतलब एक अनप्लैंड कलेक्शन ऑफ पीसीज ऑफ राइटिंग। इसका मतलब ये है कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया अपनी थॉट्स, आइडियाज़ दुनिया के साथ शेयर करने के लिए लिखा। जैसे वर्ड्सवर्थ ने अपनी थॉट्स को लिरिकल बैलेड्स में एक्सप्रेस करा, वैसे ही कॉलरिज भी अपने आइडियाज़, थॉट्स को बायोग्राफिया लिटरेरिया के थ्रू वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहते थे। What was the purpose of writing Biographia Literaria? कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया क्यों लिखना चाहते थे? इसको लिखने का उनका पर्पस क्या था? फर्स्ट इज कॉलरिज वर्ड्सवर्थ की तरह अपनी थॉट्स पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस वर्क को लिखा। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स, जो कि एक बहुत रिनाउंड वर्क हुआ है, उसमें अपनी थॉट्स पूरी दुनिया के साथ शेयर करी, उसी तरह से कॉलरिज भी एक ऐसा वर्क लिखना चाहते थे जिससे ये अपनी थॉट्स जो है पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सके। सेकेंड रीज़न इज़ कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा और अपने थॉट्स वर्ल्ड के साथ शेयर करे तो वर्ड्सवर्थ ऑटोमेटिकली क्रिटिसाइज हो गए। तभी ये एक क्रिटिकल वर्क बना, क्योंकि उनके आइडियाज़ विलियम वर्ड्सवर्थ के आइडियाज़ से वेरी करते थे, उससे मिलते नहीं थे। दे वर लाइक वाइस वर्सा, ऑपोजिट थे। इसीलिए ये जो वर्क है ये ऑटोमेटिकली एक क्रिटिसाइज्ड वर्क बन गया, जबकि उनकी इंटेंशन नहीं थी वर्ड्सवर्थ को लिटरेरी क्रिटिसाइज करने की। बायोग्राफिया लिटरेरिया में बहुत से कंसेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट इज इमेजिनेशन। इसके अंडर आता है प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। देन कम्स फैंसी एंड इमेजिनेशन। थर्ड इज पोइटिक डिक्शन एंड पोइटिक थीम। And fourth is suspension of disbelief. Now we will discuss imagination and its two types, primary imagination and secondary imagination. What is imagination?
वर्किंग अपॉन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू द आइज। जो चीज़ें हमें रियलिटी में दिखती हैं उनको इमेजिन करना। इमेजिनेशन की प्रोसेस कई बार इमेजिन की गई चीज़ों में कुछ ऐड ऑन करना भी हो सकता है, इसलिए इमेजिन किसी भी चीज़ को एक नया रूप देने में सक्षम है। ये दो प्रकार की होती है, फर्स्ट इज प्राइमरी इमेजिनेशन and second is secondary imagination. Here we are discussing primary imagination. ये सब इंसानों में व्याप्त होती है। It is present in all human beings. इसे इमेजिन करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगती, किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती, कोई एजुकेशन या डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक मदर अपने बच्चे के लिए हमेशा इमेजिन करेगी कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, जॉब करे, फिर उसकी शादी हो जाए। एक यंग बॉय वो हमेशा ये इमेजिन करेगा कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी लड़की से उसकी शादी हो जाए और उसके बच्चे हो जाएं। जो एक स्टूडेंट है वो हमेशा ये इमेजिन करेगा कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाए, और एक बुज़ुर्ग आदमी हमेशा ये इमेजिन करेगा कि उसको मोक्ष मिल जाए। ये सभी प्राइमरी इमेजिनेशन है जो कि नेचुरल है, ये सब में विद्यमान होती है। देन कम्स सेकेंडरी इमेजिनेशन। इसे इमेजिनेशन का नेक्स्ट लेवल भी कहा जाता है। इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसे करने के लिए आपका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसे पोएट्स, पेंटर्स, सिंगर्स, डांसर्स द्वारा ही किया जाता है। सेकेंडरी इमेजिनेशन करने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है। ये ऑब्जेक्ट्स को रिक्रिएट करती है, आपकी इमेजिनेशन को रिक्रिएट करती है। इसे कॉन्शियसली किया जाता है, इसे सोच विचार कर किया जाता है। इसमें मैजिकल एंड सिंथेटिक पावर होती है जो एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़कर बनती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो एक रॉ मटेरियल होती है। इसमें ह्यूमन सोल, इंटेलेक्ट, इमोशन एंड परसेप्शन लगता है। फॉर एग्जाम्पल इन कुबला खान, द सेकेंडरी इमेजिनेशन की पावर से ही एक मिस्टिक वर्ल्ड उसने क्रिएट करा जिसमें एक बहुत सुंदर महल था, कैवर्न्स थी, उस एरिया का नाम था ज़नाडू जो कि एक फिक्शनल टाउन था। एक मिस्टिकल डोम था जो कि सर्दियों में गर्माहट देता था, और उसके नीचे जो कमरे थे उनको केव्स कहा जाता था। वो गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट देते थे। ये सब पावर्स ही शो करती हैं कि कैसे सेकेंडरी इमेजिनेशन की गई और उससे किस प्रकार एक ब्यूटीफुल मिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट हुआ, और उसकी जो खूबसूरत चीज़ें, जैसे उसमें नदी बह रही थी जो 5-6 माइल्स जा रही थी, बलकाती हुई मेंडर करती हुई जा रही थी। ये सब चीज़ें शो करती है कि किस तरह से सेकेंडरी इमेजिनेशन की जाती है। फैंसी, ये एक तरह की मेमोरी है जो इमेजेस को इकट्ठा करती है और सबको इंडिविजुअली प्रोपोर्शन में ही रखती है, मिंगल नहीं करती, मिक्स नहीं करती किसी भी इमेजेस को, उनकी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखती है। फैंसी कुछ नया क्रिएट नहीं करती, जो मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ बनाने को ही फैंसी कहते हैं। इसमें कोई कलरिंग या कोई मॉडिफिकेशन माइंड में नहीं आती। ये एक मैकेनिकल कंपैरिजन है जो केमिकल फ्यूजन नहीं है, ये मैकेनिकली ही काम करता है। इसमें आइडिया चेंज नहीं होता किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, बट आइडिया को एडजस्ट किया जा सकता है। फैंसी एंड इमेजिनेशन। Coleridge says fancy to be inferior to imagination. ये imagination से inferior है। It only combines different things into different shapes. ये एक तरह की memory है जो images को इकट्ठा करती है और सबकी individualness को रखती है, mingle नहीं करती। फैंसी कुछ नया क्रिएट भी नहीं करती। जो मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उससे कुछ बनाने को ही फैंसी कहते हैं।
बहुत सारे पहले से ही उपलब्ध चीज़ों को मिलाकर एक नया निर्माण करना। इसमें आइडिया चेंज नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट आइडिया को एडजस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी को अगर हम जमा दें, उसकी बर्फ़ बना दें, तो उसको हम डिफरेंट शेप्स में जमा सकते हैं। ये राउंड शेप भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है। पानी को हम किसी भी शेप में फ्रिज में रखकर जमा सकते हैं। जब उसको बाहर निकालेंगे, बाद में वो फिर मेल्ट हो जाएगा और अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। Now we will discuss imagination. Imagination is superior to fancy. ये fancy से ज़्यादा superior है। Imagination on the other hand is described as mysterious power. हर कोई imagination नहीं कर सकता। बड़े बड़े काबिल लोग जैसे पोइट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट ही imagination कर सकते हैं। इसे करने में बहुत एफर्ट लगती है। ये आपके रॉ मटेरियल को शेप देता है। पोइट्री सेकेंडरी इमेजिनेशन से ही लिखी जाती है। इमेजिनेशन से न्यू आइडियाज़ तो क्रिएट होते ही हैं, इसीलिए इमेजिनेशन को क्रिएटिव भी कहा गया है। सेकेंडरी इमेजिनेशन करने के लिए स्किल्स की आवश्यकता होती है। ये इमेजिनेशन से रिक्रिएशन भी होती है। इसे कॉन्शियसली किया जाता है, इसे सोच विचार कर किया जाता है। इसमें मैजिकल पावर होती है जो एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़कर बनती है। ये सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए रॉ मटेरियल होता है। इसमें ह्यूमन सोल, इंटेलेक्ट, इमोशन एंड परसेप्शन इज पॉइंट ऑफ व्यू भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इन कुबला खान, द सेकेंडरी इमेजिनेशन की पावर से ही एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो गया जिसका नाम ज़ेनाडू था। एक ब्यूटीफुल महल भी इमेजिनेशन से बना। बहुत सारी उधर केव्स थी। एक बहुत लंबी मिएंडरिंग रिवर जो बलखाती हुई एक रिवर थी, वो 5-6 मील तक दूर जाती थी। एक मिस्टिकल डोम था जो सर्दियों में गर्माहट देता था और उसके नीचे जो कमरे थे उनको केव्स कहा जाता था। वो गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट देते थे। सेकेंडरी इमेजिनेशन ऑलवेज अकर इन हार्मनी विद प्राइमरी इमेजिनेशन। इसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। जो मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इमेजिनेशन होता है वो ही सेकेंडरी इमेजिनेशन को शेप देता है। इसमें आर्टिस्टिक क्रिएशन होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन पोइटिक लैंग्वेज एंड पोइटिक थीम। यहाँ पर कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के थॉट्स के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। कॉलरिज कहते हैं कि जो पोइट्री है वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि लिखने से पहले हम अच्छी वोकैबुलरी को माइंड में रखते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं कि कैसे लिखना है। लिखने के बाद भी हम अपने ख़ास लोगों के साथ इसे डिस्कस करते हैं, फिर हम एडिट करते हैं और फाइनली पोइट्री बनती है। वेयरएज वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री नेचुरल है क्योंकि ये अंदर से आती है। अच्छे आइडियाज़ एंड थॉट्स आते हैं तो हम पोइट्री लिखते हैं। रस्टिक थीम्स जो हमारे मन में आते हैं, जो विलेज रूरल से रिलेटेड होते हैं, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल नेचुरल हैं। लेकिन इनके आपस में ओपिनियंस ऑन पोइटिक डिक्शन इज़ पोइटिक लैंग्वेज, वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यहाँ क्रिटिसिज्म इसी वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज शुड बी आर्टिस्टिक। पोइट्री की लैंग्वेज आर्टिस्टिक होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। क्लासी वर्ड्स इस्तेमाल होने चाहिए पोइट्री में, उसको एक बहुत इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। वेयरएज वर्ड्सवर्थ सेज पोइट्री की लैंग्वेज बहुत आसान होनी चाहिए, इसको इजी शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि हर कोई इसे पढ़ सके।
इसको पढ़ने के लिए किसी का पढ़ा लिखा बहुत क्वालिफाइड होना ज़रूरी ना हो, हर इंसान इसको पढ़ सके और एंजॉय कर सके। यहाँ पर भी दोनों के जो ओपिनियंस हैं पोइट्री को लेकर, उसकी डिक्शन मीन्स उसकी लैंग्वेज को लेकर, ये वेरी हो गए हैं। थर्ड इज ऑर्डिनरी। हियर कॉलरिज सेज कि पोइट्री के जो थीम्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, जैसे सुपर नेचुरल, मैजिक, हेवन। ये सब चीज़ें उन्होंने एंशियंट मैरिनर में दिखाए, उसमें उन्होंने सुपर नेचुरल पावर्स को दिखाया। वो कहते हैं थीम इस तरह के होने चाहिए जो सुपर नेचुरल, मैजिकल एंड हेवन से रिलेटेड हों। Whereas on the other hand, Wordsworth says कि जो थीम है वो ऑर्डिनरी होने चाहिए, जैसे विलेजेस, नेचर, रिवर्स, माउंटेन्स, सोशल लाइफ, जो आम लोगों की ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं वो थीम्स होने चाहिए। Whereas Coleridge says कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीम्स होने ज़रूरी हैं। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये चैप्टर 14 से लिया गया है। इस कंसेप्ट को पोएटिक फेथ भी कहा जाता है। जो रीडर है वो अपनी थॉट को सरेंडर कर देता है पोइट की विजन से। द रीडर सरेंडर टू द ऑथर्स विजन, इससे ही वो एंजॉय कर सकता है। जो पोइट ने लिखा है वो उसको एज इट इज़ मान लेता है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता। जो पोइट ने लिखा उसको एज इट इज़ मान लिया, अगर उस चीज़ को वो एज इट इज़ मानेगा तभी उसको एंजॉय कर सकेगा। द एग्जाम्पल्स आर द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर एंड कुबला खान। राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर में अगर सुपर नेचुरल पावर्स, मैजिक का अगर उसने इस्तेमाल करा तो ये वर्क फेमस क्यों हुए? क्योंकि ऑडियंस ने उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया और उसको एंजॉय करा। सेम इन द केस ऑफ कुबला खान, अगर उसने एक मिस्टिकल वर्ल्ड बनाया, उसमें बहुत सी चीज़ें उसने दिखाई, ये भी बहुत फेमस वर्क, रिनाउंड वर्क रहा। इसमें भी लोगों ने अपने थॉट्स को सरेंडर कर दिया टू द पोइट्स बिलीफ, और उसको जैसे उसने दिखाया उसको एज इट इज़ मान लिया। दे एंजॉयड इट, दे वर एंटरटेन्ड, द वर्क वॉज वेरी रिनाउंड। इसी को ही कहते हैं कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अपने बिलीफ को थोड़ी देर के लिए साइड पर ही रख देते हैं, जो दिखाया जा रहा है उसे एंजॉय करते हैं। यही इसमें दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इफ़ यू अंडरस्टूड द वीडियो प्रॉपरली, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया, काइंडली लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऑल द concepts are clear, kindly share it, like it and subscribe my channel. Thank you so much.